तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अभी हम लोग यहाँ पास एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 2 के लिए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन को जरूर से खुद से ट्राई करना और आप लोग इस सेशन को केवल प्रैक्टिस के तौर पर ले सकते हो। और यहाँ पर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, केवल कुछ ही क्वेश्चन लिया है। मैं चाहता हूँ आप लोग अपना कमेंट करके अपना फीडबैक देना कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है जबकि इसके अंतवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के परिवृत्त और अंतवृत्त के केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी सिंपली आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। यानी आपको रेडियस दे रखा है किसका, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल का। इसका मतलब आपका एक सर्कल है और इसके अंदर में कुछ इस तरीके से मान लो ट्रायंगल होगा और ये रेडियस आपको दे रखा है 9। आगे क्या बोला, वाइल दैट ऑफ इट्स इन सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। अब साथ ही साथ आपको अंतवृत्त की त्रिज्या भी दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब कोई ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है और इसका रेडियस आपको दे रखा है कितना, 4 दे रखा है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में इसी ट्रायंगल के अंदर में सर्कल था, ये मैंने केवल आपको अलग करके दिखा दिया कि ये हो गया सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल और ये हो गया इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ गए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। यानी आपसे त्रिभुज के परिवृत्त और अंतवृत्त के केंद्र का बीच का दूरी पूछा है। यानी दोनों सर्कल का सेंटर का बीच का दूरी आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है, बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझ लिए। अब मैं इसको हटाता हूं। अगर मैं इसका फिगर बनाने की बात करूं तो फिगर कुछ इस तरीका से बनेगा। ये हो गया सर्कल, सर्कल में सर्कल के अंदर में ये हो गया आपका, ठीक है, सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल। रेडियस मैं मान लेता हूं यहां पास, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब इसके अंदर में ये हो गया इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब देखो वैसे आप फिगर मत बना लेना कि वो सर्कल हो गया फिर उसके अंदर में ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर में छोटा सर्कल और दोनों का सेंटर एक मत कर देना। ठीक है, फिर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बात समझ रहे हो। तो आपसे क्वेश्चन में इन्हीं का, इन दोनों सर्कल का सेंटर का दूरी पूछ रहा था क्वेश्चन में। बोलो क्लियर है। तो यहां पास इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, दोनों सर्कल का सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो d इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्मॉल आर कैपिटल आर। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब आप पुट कर सकते हो, यानी 9 का स्क्वायर 81, यहाँ पर 9 चौके 36, 36 दो 72, ये क्या आ जाएगा 9, यानी ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बोलो क्लियर है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि बात करें आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछे जाते हैं। बोल देगा परिवृत्त की त्रिज्या आपसे निकालने को बोल देगा, जैसे ये भी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आपसे एग्जाम में कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, जैसे रेडियस ऑफ अ सर्कम सर्कल आपसे पूछ सकता है। आपको मान लो इस वाले त्रिभुज का अगर भुजा अगर ए है और इसका इसका अगर रेडियस की अगर मैं बात करूँ आर हो गया, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, आर इक्वल टू ए बाई रूट 3 होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल का रेडियस। ठीक है, अब आपसे कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, एरिया भी अगर निकालने बोले तो भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, याद रखना जनरली ये जो ट्रायंगल होता है ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर बात करें इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल का रिलेशन क्या हो जाता है, ये जो जब आपका एक त्रिभुज और इसके अंदर में सर्कल और इसका भी भुजा अगर मान लो ए है और इसका रेडियस अगर आर है, तो इनका बीच का रिलेशन क्या होता है, तो आर इक्वल टू होता है ए बाई 2√3। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन खूब सारे बने हैं आपके पेपर में। ठीक है, अब कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, सर्कल का एरिया पूछ ले, ट्रायंगल का एरिया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, मगर कोई एक चीज आपको गिवन होगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। एक त्रिभुज के कोण ए बी और सी का माप समांतर श्रेणी में है। एम बी सी पर इस प्रकार स्थित है कि बिंदु है कि ए एम बी सी पर लंब है, बी एम बाई ए बी का मान ज्ञात करें। यानी क्या बोला है कि किसी ट्रायंगल में कोई 3 एंगल ए बी सी,
ये तीनों आपका अर्थमेटिक, इन तीनों एंगल जो है वो आपका अर्थमेटिक सीरीज में है। ये देखो ये पैरेलल नहीं होगा, यहाँ पर अर्थमेटिक होगा, ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज मतलब समांतर श्रेणी में है, ठीक है। आपको बोला है कि ए एम परपेंडिकुलर है बीसी का, और आपसे पूछ रहा है बी एम बाई ए बी का मान बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि अगर कोई किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर अर्थमेटिक सीरीज में है यानी एपी में है, तो इसका मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ये तो हम लोग जानते हैं, अगर एपी में है, समांतर श्रेणी है, तो बी ए का जो डिफरेंस होगा वही सी और बी का भी डिफरेंस होगा। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, सी प्लस ए इक्वल टू 2 टाइम्स बी, ये आपका निकल के आ गया। और आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस बी। बस इन दोनों का यूज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2b और 2 मतलब b, 3b और 3b इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो b का मान मेरा कितना निकल के आ गया, 60 डिग्री। यहां से क्लियर है, मेरे को यही चाहिए भी था, b का मान 60 डिग्री आ गया। अब आप इसको हटाओ, चलो क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ये मान लेते हैं ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये आपका लंब है इस पे am। अब ये एंगल हम निकाल चुके थे, ये मेरा 90 आ गया, तो ये मेरा क्या आ गया, 30 आ गया। अब क्वेश्चन में बचा ही क्या, बी एम बाई ए बी का रेशियो पूछा। अब आप जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। हमको पता है कि 30 60 90, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रखा है तो आपको पता है 30 60 90 के सामने का भुजा का रेशियो क्या होता है, 1√3 और 2 का रेशियो होता है इनके बीच में। तो हमको क्या बोला था, बी एम बाई ए बी। तो बी एम कौन सा भुजा हो गया, ये वाला भुजा। तो इस वाले भुजा के सामने का ये 30 डिग्री, यानी इसका क्या हो जाएगा 1। और है ए बी बोले तो ये वाला, इसके सामने का एंगल कौन है, 90, यानी इसके सामने का भुजा क्या होगा 2, यानी 1:2। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, पी क्यू आर क्रमश ए बी बी सी ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो ये सिंपली क्या बोला है कि कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तीनों साइड का मिड पॉइंट दे रखा है कि पी आपका ए बी का है, ठीक है, ये पी हो गया, क्यू जो है वो बी सी का है, और ये आपका आर हो गया। क्लियर है सभी को। अब क्या बोला, त्रिभुज की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई यानी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा की बात कर रहा है। तो अगर ये आर पी क्यू अगर मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब 4, अगर इसका पूरा भुजा है तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बताओ, यानी इस वाले ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछ रहा है। तो आप ऐसे भी जानते हो कि अगर मिड पॉइंट से अगर जोड़कर अगर ट्रायंगल बनाएंगे तो इस वाले बड़े वाले इस छोटे का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस बड़े ट्रायंगल का 1/4 होगा। सीधा सीधा क्या होगा, 1/4 होगा। तो आप 1/4 कैसे भी निकाल सकते हो, हालांकि आपको पता चल गया कि ये भी क्या होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो आप जैसा भी निकाल लो। तो आपसे इसी का एरिया पूछा था, तो फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर मतलब भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी इंटू 4, 4 4 कैंसल, यानी √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। अब यहाँ पर जैसे बात करेंगे, आपको ये जैसे ये भी चीज़ पता होना चाहिए, एरिया के बारे तो पता है कि ये जो मिड पॉइंट, इन तीनों का भुजा को मिड पॉइंट से जोड़कर जो ट्रायंगल बना है, इसका एरिया बड़े ट्रायंगल का 1/4 होता है। अगर इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे, यानी इसका परिमाप की बात करेंगे, तो बड़े वाले ट्रायंगल का आधा होता है। पेरीमीटर आधा होता है बट एरिया 1/4 होता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। आपको इसका मान बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझो और बनाओ इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सीरीज बन रहा है। ये किस तरीके का सीरीज है आपको समझ में आना चाहिए। ये सीरीज और भी बड़ा हो सकता था, ठीक है, या फिर अगर आपको समझ ना आए तो फिर बना भी सकते हो वैल्यू रख के, बट ऑप्शन पर फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अगर आप सीरीज अगर ये समझ जाओगे कि ये सीरीज है तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगा। देखो आपको दिखेगा, अगर आप इसको इस वाले को अगर ध्यान से देखो, तो अगर आप इसको सॉल्व करने आओगे तो ये क्या जगह x+1 बाई x+1। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब दूसरा की बात करेंगे तो अब आप खुद ही समझ जाओगे, x मतलब 1 1 2 हो गया, तो 2 और ये कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा।
उसी तरीके से x+4 नीचे x+3, उसी तरीके से x+5 नीचे आपका x+4। अब आपको समझ आ गया होगा। ये देखो x+2 कैंसिल, सब कटता जाएगा, यानी बचेगा केवल आपके प्लस x+5/x+1। अब ये सीरीज जितना भी बड़ा होता कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। और एनटीपीसी CBT1 में काफ़ी क्वेश्चन सीरीज से भी बने थे, ठीक है, वैसी वैसी सीरीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला है बिंदुओं -5 और 6 और -6 और 5 पॉइंट, यानी दो बिंदु के मिलाने वाली रेखा के लंबवत और बिंदु 2-3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई दो पॉइंट से, ठीक है, कोई दो पॉइंट होगा, जैसे कि मान लो, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। दो पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखा है, दो पॉइंट से गुजरने वाली एक रेखा है, और ठीक है, ये एक दो पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन है, और एक और लाइन है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ना, ये एक पॉइंट 2 और 3 से गुजर रहा। आपसे इसी लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में पूछा है। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन समझ गए सभी लोग? यही क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो, बनाना नहीं है क्वेश्चन, केवल आपको समझ में आना चाहिए। आपको ये सब कुछ मैं बता चुका हूं, ठीक है। आपको अगर पता होना चाहिए, जैसे कि अगर आपसे इस लाइन का इक्वेशन पूछा है ना, तो इसका मतलब आपका जो भी ऑप्शन में अगर ये पॉइंट को होल्ड कर जाए, वही मेरा आंसर हो जाएगा। और वैसे ही आपको एग्जाम में बनाना भी है, बट चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बन रहा, किस तरीके से बन रहा। बात बाकी, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर कैसे करते, तो तब तो आप बनाते ना। बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो उसका मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर से एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला और रिकॉल हो जाए। बनाना वैसे ही आपको पता हो गया कि अगर इसका इक्वेशन चाहिए तो ये पॉइंट तो होल्ड करेगा ही करेगा। ये वाला पॉइंट को चेक कर लेंगे, दिख रहा है एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 3, 3 2 5 और 5 5 0, यानी यही होल्ड कर रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बट ये कैसे हुआ ये समझो। देखो सबसे पहले तो मैं आपको दो चीज बता देता हूँ, दोनों चीज से आपको डायरेक्ट निकाल लोगे, ठीक है। देखो, अगर कोई दो पॉइंट जैसे -5 और ये 6, और ये यहाँ पर आपका 2 पॉइंट, एक तो -6 और ये 5 था। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप बताओ क्या होगा। तो दो पॉइंट से हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, ये भी आप लोग देख लो। एम को स्लोप को एम से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला होता है y1 - y2 बाई x1 - x2, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, y2 - y1 x2 - x1। दो पॉइंट से आपको स्लोप निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बैठा सकते हो, ठीक है। समझ गए ये वाला चीज? अब उसी तरीके से, अब अगर आपको यहाँ पर स्लोप, अब मान लो आपको स्लोप दे दिया जाए, कुछ भी समथिंग एम होगा, और एक पॉइंट आपको कोई दे दिया जाए, जैसे x1 और ये y1, दो पॉइंट दे दिया जाए। अब आपको इससे इक्वेशन बनाना है, यानी आपको एक समीकरण बनाना है। स्लोप और आपके पास एक पॉइंट हो, समीकरण बनाना, तो फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 m x - x1। सीधी सी बात है। बोलो, ये दो चीज समझ गए? बस फिलहाल आपको इन्हीं दो का मदद से आपको ये चीज डील करना था। अब आप बात करोगे कि ये हो गया ना, समझ गए ना। यानी इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक स्लोप चाहिए, मतलब उस लाइन का, उस इक्वेशन का, और पॉइंट से जो गुजर रहा है बस वो चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट तो मेरे को पता था 2 और 3 है, इसका स्लोप कैसे निकालना है अब ये आपको मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। आपको पता है कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर था, और आपको मैं कई बार बताया हूं कि जब भी कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो इसका मतलब इन दोनों का जो स्लोप होगा, इन दोनों का जो स्लोप होगा, यानी इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 के बराबर होगा। जब दो लाइन आपस में समांतर होता है तो इनका स्लोप क्या होता है, m1 इक्वल टू m2 होता है। तो यहां पास आप इस पॉइंट से स्लोप निकाल लेते हैं, और फिर इसका जैसे स्लोप निकालते हैं तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं, माइनस इन्वर्स करके -1 कर देते हैं। जैसे फिर स्लोप आ गया तो पॉइंट था ही आपके पास, करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। बट ऐसे करना नहीं है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट समझ गए कि भाई हमको अगर इसी पॉइंट से इक्वेशन बनाना है तो इस पॉइंट को जिसमें भी अगर होल्ड करेंगे, जो होल्ड कर गया वही आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? ऐसे कई सारे क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो स्लोप से, ठीक है। चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य, और आप एक बार मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा, आप उतना कर लेते हो ना, मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए। चलो, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य k है, k का मान ज्ञात करें।
अब देखो ये आपका ग्रुप डेटा में आपसे आपसे ग्रुप डेटा में मध्य पूछा यानी मीन पूछा है। ये मान लो आपको वैल्यूज दे रखा है और ये आपका बारंबारता यानी ये आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पास अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो आप सभी को पता होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही होता है मेरा क्या, मीन होता है। मेरे को क्वेश्चन में मध्य दे रखा था के बराबर और के का ही मान आपको बताना है। तो अब आप देख सकते हो ये आपके एक टाइप का टेबुलर है, आप टेबुलर ड्रॉ करना चाहो कर लो, वरना आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, क्योंकि ये आपको जब पता चल ही गया कि ये मेरा x है और ये मेरा f है, तो आप सॉल्व करते हैं ना डायरेक्ट हम लोग। तो देखो समेशन ऑफ एफ एक्स यानी 3k प्लस 4k प्लस 3k स्क्वायर 16k और ये 25k, ठीक है। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा, तो 2 3 6 10 15, ठीक है, 15 ही है ना, हाँ 15 है। यही चीज़ मेरा किसके बराबर होगा, के बराबर होगा। बस सॉल्व करने लग जाओ, अब आपके ऊपर है कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो। तो 4 3 7, 7 और ये के स्क्वायर है, ध्यान देना। तो 7 और ये 16 23, ये कितना हो गया 48, यानी 48 के प्लस 3k स्क्वायर, ये वहाँ 15 भेज देंगे तो ये क्या जगह 15 के स्क्वायर। अब ये 3k स्क्वायर वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 48k इक्वल टू 12 के स्क्वायर। तो ये के को एक के से काट देंगे, 12 से काट देंगे 4, यानी के का मान मेरा कितना निकल के आ गया 4, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। आपसे एग्जाम में काफ़ी सारे टेबुलर मतलब ग्रुप डेटा से क्वेश्चन पूछा गया था जहाँ पर के का मान ही बताना था या फिर पी का मान बताना था या फिर सिंपल सा डायरेक्ट आपको दे दिया था मीन निकालने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। एक्स वाई जेड आपको दे रखा 0 के बराबर, तो आपको इसका मान बताना है क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको देखो ये एक्स वाई जेड है, अगर आप इसमें खुद से वैल्यू कोई पुट कर ले तो जिसको आपको आरएचएस को होल्ड कर जाए, फिर आप इसको भी उसी वैल्यू पर पुट करके आप इसका आंसर बता सकते हो। बट इसका जो आंसर आएगा फिर ऑप्शन में भी चेक करना होगा वही वैल्यूज को डाल के। ये बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी इन तीनों को वैल्यू डाल के जीरो बना के या फिर इस पे पुट करके फिर यहाँ से भी चेक करना होगा हालांकि। तो जैसा चाहो वैसा बना लो या फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हम सभी को पता है कि एक फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है ना। बट कंडीशन अप्लाइड होता है वेयर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ये x है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो। तो उसी तरीके से मेरे को तो ये 0 दिया हुआ भी है ना कंडीशन में, मतलब ये आपका ये फॉर्मूला ये हो सकता है, यानी अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये जेड क्यूब है। अब हम यहाँ पर देखो 3xyz है ना, तो 3 को 3 रखेंगे, xyz को सभी में इस साइड ले आ रहे हैं, इधर साइड नीचे ले आ रहे हैं, बस खत्म। अब आपका दिमाग में घंटी बज चुका होगा कि इसका आंसर क्या होने जा रहा है। तो एक एक्स से खत्म हो जाएगा ये आपका एक्स, सॉरी ये वाई से वाई खत्म हो जाएगा, जेड से जेड खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है 3, और मेरे को इसी का वैल्यू भी बोला था, देखो एक्स स्क्वायर बाई वाई जेड, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुमराह करने वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोल रहा है, 1 2 3 से लेकर n की संगत बारंबारता के साथ मानों का 1 2 3 4 n का मध्य ज्ञात करें। देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, समझो। ये कोई एक मतलब एक सीरीज है, मतलब एक सीरीज बोलना, सीरीज नहीं मतलब कि कोई डेटा है, इसका करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखा है सेम, मतलब इसी 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 डेटा का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखा है, और तब आपसे बोला है कि मध्य बताओ क्या होगा। मतलब ये मान लो कि एक वैल्यूज है और इसका फ्रीक्वेंसी ये है, तो आपको क्या निकालना है, मध्य यानी मीन निकालना है। तो बस सॉल्व करो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बस यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसे देख के आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे कि मान लो ये आपको दे रखा है 1 2 3 4, इसी तरीके से चल रहा है n तक गया, और ये फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी भी क्या दे रखा था सेम, 1 2 3 4, ये पूरा n तक गया। अब मीन नहीं निकाल लोगे आप, अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया एफ एक्स क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अब मजेदार वाली चीज है,
1 का 1 हो जाएगा, 2 का 2 4 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। इसी तरीके से आया ये n स्क्वायर हो जाएगा। यानी मेरे को सबसे पहले इतना को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। यही होता है ना मेरा मीन, मीन मेरा यही होता है ना। अब ध्यान से देखो, मीन आपका आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स, तो यहाँ पर देखो 1 4 9 16, ये इसी तरीके से स्क्वायर बढ़ रहा है। तो आपने तो पढ़ा होगा ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी पहली एन प्राकृतिक, मतलब एन, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग ही तो है। देखो ध्यान से, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग। तो फॉर्मूला हम सभी लोग जानते हैं, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन 2n प्लस 1/6, यही होता है। और ये टोटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी क्या 1 से लेकर n तक है, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लो तो वो क्या होता है आपका n प्लस 1/2। बस खत्म। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया आपके पास, आपका बचा क्या 2n प्लस 1/3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है, यही तो करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। ये आपको इसका मान बताना है, इन्वर्स का प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है। अभी अभी मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल में इन्वर्स का जितने भी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन थे, मतलब जो पूछे गए थे एनटीपीसी सीबीटी 1 में, उसका मैंने आपको शेयर किया था अभी। तो बताओ ये किसके बराबर होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, π/2। उसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, या फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, π/2। और आपको पता है cos 90 क्या होता है, 0। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, ये जो नंबर दे रखा है ना, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ दोज नंबर, यानी आपको कॉमन फैक्टर निकालना है, इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो इसको बनाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, जो आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे समथिंग a के पावर में n प्लस b के पावर में n, वेयर n इज ऑड, यानी n आपका जब विषम संख्या हो, तो मैंने आपको क्या बताया था, a के पावर में n प्लस b के पावर में n, और n जब आपका ऑड संख्या हो, ठीक है, ऑड संख्या हो, तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होता है, यानी इसका एक गुणनखंड a प्लस बी होता ही होता है। ठीक है, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर भी यूज करना था। बात समझ रहे हो, इसके कुछ मतलब ये अगर मैं इसको बताना चाहूँ, ये आपको मैं पूरा बता देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया वेर n इज ऑड। उसी तरीके से अगर a के पावर में n, ये आपका माइनस कर दो, अब यहाँ a के पावर में n माइनस b के पावर में n है, ये आप वेयर n इज ऑड, ठीक है, जिसका 4 केस होता है, चारों केस को अगर आप समझ जाओगे तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से डील कर सकते हो। तो यहाँ पर जब माइनस हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका भी एक फैक्टर, यानी इसका भी एक फैक्टर a माइनस बी होगा ही होगा। ठीक है, जब a के पावर में n प्लस b के पावर में n, और n जब ऑड हो तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होता है। उसी तरीके से a के पावर में n माइनस b के पावर में n हो तो इसका एक गुणनखंड a माइनस बी होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया, हम लोगों ने ऑड का डिस्कस कर लिया। अब उसी तरीके से अगर इवन की बात करें, हटा रहा हूं, ठीक है, अब उसी तरीके से a के पावर में n माइनस b के पावर में n, वेयर n इज इवन, यानी अब आपका सम संख्या जब अगर n हुआ तो यहां पर इसका एक फैक्टर a प्लस बी भी होता है और एक फैक्टर a माइनस बी भी होता है। ठीक है सभी लोग, ये हो गया क्लियर सभी को। जब आपका ये
ए के पावर में n माइनस बी के पावर में n, जब n आपका इवन संख्या यानी आपका सम संख्या है तो इसका 2 फैक्टर होता है, यानी इसका 2 फैक्टर होगा ही होगा, 2 फैक्टर होता नहीं है, 2 फैक्टर होगा ही होगा। कौन कौन सा? एक a प्लस बी और एक माइनस बी भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से जब आपका a के पावर में n, अब ये प्लस वाला, b के पावर में n और n आपका इवन नंबर है, तो याद रखिएगा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, ना a प्लस बी ना a माइनस बी। क्लियर है? समझ गए सभी लोग? बस इतना ही मुझे आपको समझाना था। अब आप क्वेश्चन की ओर आ जाओ। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये क्या था? n ऑड है। पहले इसकी बात करें तो n क्या है? ऑड है। 89 एक विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर मैंने क्या बताया? a प्लस बी, यानी 89 और 87, ये कितना हो जाएगा? 176, यानी इसका एक गुणनखंड ये होगा ही होगा। अब उसी तरीके से इन दोनों नंबर को भी अगर आप देखोगे ना, तो पावर में क्या है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो इसका भी एक गुणनखंड ये होना ही है a प्लस बी, यानी कितना हो जाएगा? 8 8 16 117, यानी 176 176, यानी अब देख सकते हो कॉमन फैक्टर पूछा था, यही इनका क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर 176 ही हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। एक्स वाई जेड का मान बताओ। ये क्वेश्चन भी बहुत मतलब पहले ही दिन में शायद पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बट इसमें और चीज़ों को घुमा घुमा के पूछा गया था, ये तो अधूरा है थोड़ा क्वेश्चन। आपको यहाँ पर फिलहाल एक्स वाई जेड का मान बताना है। मैंने आपको बताया भी है, जैसे कि आपको इसका एक पैटर्न समझ में आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि बात करें यहाँ पास, आपको y प्लस वन बाई जेड का मान दे रखा 1, x प्लस वन बाई वाई का मान दे रखा 1, एक्स वाई जेड का मान आपसे पूछा है यहाँ पर फिलहाल। आप इसका अगर एक पैटर्न देखोगे ना, तो y का नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, और यही नंबर से शुरुआत किया 1, 1 बाई जेड इक्वल टू 1। फिर उसी तरह को x का नीचे कुछ जो डिनोमिनेटर है वहीं से शुरुआत किया गया 1 बाई वाई इक्वल टू 1। ये जगह पर नंबर कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है, बट यहाँ राइट हैंड साइड में हमेशा 1 ही होगा। ये पैटर्न समझ में आना चाहिए था। ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था, जैसे कि ये एक्स वाई जेड ना, एक्स वाई जेड अभी जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है ना, एक और क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराया अगर आपको याद हो तो, यहाँ पर एक्स वाई जेड नाम मान के आपसे क्या पूछ लेगा? पूछ लेगा जेड बाई 1 बाई एक्स का मान बताओ क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा बस। तो उसका भी आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि पैटर्न देखो जहां से खत्म हो वहीं मतलब z बाई 1, यही 1 यहाँ से 1 और z के साथ x का बना, तो इसका वैल्यू जाता है 1। बट यहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछा मेरे से एक्स वाई जेड का मान पूछा है। बात समझ रहे हो? पैटर्न फिलहाल मैं आपको याद दिला रहा था, अगर आप मेरा वीडियोस देखते हो तो एक्स वाई जेड की अगर बात करें तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो वाई वाई दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो एक्स मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू वाई। क्लियर है? ये हो जाएगा। और यहाँ से मेरा एक्स वाई हो गया 1, इसको यहाँ नोट डाउन करके रखो। अब यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर से अगर सॉल्व करेंगे तो क्या जा रहा? ये इसको सॉल्व करना, ठीक है, मगर उससे पहले हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए, तो हमको एक्स वाई है तो हम जेड का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड इक्वल टू जेड, और ये हो जाएगा वाई जेड, ठीक है। ये ऐसे निकल के आ चुका। अब आप यहाँ देखोगे तो ये क्या आ जा रहा है? वाई जेड प्लस 1 इक्वल टू जेड। तो हमको 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 चाहिए क्या? हमको एक्स वाई जेड का मान चाहिए था ना, तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई जेड माइनस जेड। ये निकल के आया हमको, यानी इतना का वैल्यू चाहिए। अब इतना का वैल्यू कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। देखो ध्यान से, इतना का वैल्यू यहाँ से निकलेगा। वाई जेड, ये जेड को अगर हम यहाँ लेके आ जाए तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, यानी एक्स वाई जेड इक्वल टू -1, सीधा सीधा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब ये क्वेश्चन आपका एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको देखो समझो बनाओ, इसको क्या होगा। अब ये क्वेश्चन के लिए भी आपको डायरेक्ट से फॉर्मूला मैंने आपको करा रखा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? पहले सीरीज समझ में आना चाहिए तभी फॉर्मूला लगा पाओगे। फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई डी फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 बाई डी, डी मतलब क्या? डिफरेंस, यानी देखो 2 4 4 2 4 6 6 8 48 50, सभी के बीच में नंबर में कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, यानी 1 बाई 2 हो गया। पहला नंबर कौन सा है? देखो ध्यान से, पहला नंबर कौन सा है? ये पहला नंबर पूरा नहीं, वो पहला नंबर क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 माइनस लास्ट नंबर 1 बाई 50, बस खत्म।
सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा 25, 25 की जगह 24 यानी 24/50। ये और यहाँ पर आपका 1/2 था, साथ ही साथ 2 से काटेंगे 12। तो क्या आ जाएगा 12/50, यानी 2 से गुना कर दें, यहाँ भी 2 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 24/100। 100 से भाग देना है मतलब 0.24। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? ये था फॉर्मूला। अगर आप मान लो भूल गए फॉर्मूला तो आप बेसिक से भी बना सकते हो, बेसिक में कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। सीरीज समझ में आ गया तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पास 1/2 × 2, ये दो दो कॉमन ले ले रहा हूँ। ये दो इसमें से कॉमन ले रहा हूँ, ये दो इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। जैसे कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा आपको खुद ही समझ आ जाएगा। 1 × 2 प्लस 1/2 × 3, 3 × 4। अब बोलो दिमाग में घंटी बजा? ये समझ में आना चाहिए। अब जैसे उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर 1/4 तो हो गया। अब हम इसको 1 के जगह पे क्या 1 का जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 - 1। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोलो समझ आ रहा है आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से 3 से 2 जाएगा 1, उसी तरीके से 4 से 3 जाएगा 1, क्योंकि कहीं भी कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ मैं, सब आराम से चल रहा है जिस तरीके से। और ये हो जाएगा 25 में से 24 जाएगा, और ये 24 × 25। बस यही तो करना। तो अब इसको पार्शियली ब्रेक करते चलो। जैसे इसको इसके साथ ब्रेक करो तो ये क्या आ जाएगा देखो 1/4 को पहले हम बाहर निकाल दे रहे हैं। तो ये जब जैसे इसको आप खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस। उसी तरीके से अब इसको इसके साथ अगर ब्रेक करो मतलब पार्शियल अलग करोगे तो ये क्या आ जाएगा -1/2। समझ गए? मैं इसी तरीके से ऐसे ऐसे खोलता जा रहा हूँ। फिर क्या आ जाएगा प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। इसी तरीके से जाएगा। अब आप ध्यान से देखो ये सारा नंबर कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, लास्ट का केवल नंबर आपका -1/25 बच जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हो 1 - 1/25। आप देखोगे तो वही घुमा फिरा के आ जाएगा आपका 24/25। तो बस यही तो आपको करना है। समझ गए सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन। अब आप मुझे इसका आंसर आप कमेंट करके बताना, ठीक है? तो इसी के साथ मेरा ये वाला सारा क्वेश्चन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। और एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, देखो यहाँ पर मैं सब एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप इसलिए करता हूँ ताकि जो भी लोग नए जुड़े होंगे वो हर एक चीज़ समझ पाए। बात बाकी मैं फिर से यही बोलता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो अगर बहुत लंबे समय से कर रहे हो तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और इतना जो समय लग जाता है आपको, कहीं अगर लगता होगा कि मैं ज़्यादा समय ले ले रहा हूँ, तो देखो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं हर एक चीज़ हर एक जन को समझा के चलूँ। वरना अगर मैं यही मान लूँ कि मेरे सारे वीडियोज़ आप लोग देख रहे हो, लगातार देख रहे हो, तब तो फिर इतना क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा समय लगने को है नहीं। तो इसीलिए वीडियो रिकॉर्डेड होता है ताकि आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्ले, पॉज़, फॉरवर्ड करके सही समय का सही यूटिलाइज़ कर पाओ। बात समझ रहे हो? चलिए, तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना तरफ से खूब सारा प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जितना मन लगा के अभी पढ़ना है पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि यही समय है वो जो आपको आगे चल के फ़ायदा करने वाला है। बात बाकी अगर आप कहीं अभी इस वक्त कहीं भी अगर आप अपना लाइन चेंज करते हो या फिर आप कहीं भी कहीं गलत डायरेक्शन में निकलते हो तो फिर ये आपको बहुत भारी पड़ने वाला आने वाले समय में। तो इसलिए बोलता हूँ जितना ज़्यादा हो सके अपना सही समय का सही यूटिलाइज करो, ठीक है? चलिए फिलहाल यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फ्रेंड के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।